नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और शुरू करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर जो आज का जो आर्टिकल है, यहाँ पर बात की गई है टाइम साइकिल्स और युगा के बारे में। तो जितने भी यहाँ पर सनातन मत के हिसाब से यहाँ पर 4 युग माने गए हैं। ओके, तो वहाँ युगों के हिसाब से जैसे समय काल बीता गया है, ओके, क्या क्या वहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि हर एक युग को यहाँ पर 3 सिंबॉलिक जो है राइनिंग डिवाइन पावर्स में जो है बांटा गया है। सबसे पहले है महासरस्वती, फिर है महालक्ष्मी और तीसरा है महाकाली। तो यहाँ पर इनके जो है टास्क है वो भी बताए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जब महासरस्वती की बात होती है, जब भी युग की शुरुआत होती है, ओके, तो यहाँ पर महासरस्वती जो है वो प्रीडोमिनेंट रहती हैं। तो जिसका जो मतलब होता है कि उस समय जो है जो लर्निंग हैपन्स है, ओके, जो पढ़ाई है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसका जो प्रसार जो है ना वो होता है जब भी किसी युग की जो है शुरुआत होती है। और जो है लोग जो है ओवरऑल प्रोग्रेस जो है उनको मिलती है, माइंड डेवलप होता है, अच्छी बातें सीखते हैं और जो है पूरी की पूरी जो जनरेशन है उनको भी जो है सही मार्ग के ऊपर जो है वो लेकर चलते हैं और साइंस की नॉलेज भी बढ़ती है। ओके, तो ये सब जो है यहाँ पर महासरस्वती की जब हम बात करते हैं तो उनका हमेशा हमेशा हम जो लिंक करते हैं तो वो विद्या के साथ ही करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में आप देखोगे जो महासरस्वती है उनकी जो है पिक्चर जो है आपकी फ़ोटो बड़े फ्रेम में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब यही है जब भी सनातन मत के हिसाब से जब भी लर्निंग शुरू होती है तो इनकी जो पूजा की जाती है। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं कि जब युग शुरू हो जाता है, अपने चलना शुरू हो जाता है समय काल, तो वहाँ पर फिर आती है बारी महालक्ष्मी की। तो जब अब महालक्ष्मी अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं तो साथ ही साथ जो जनना और ध्यान जो है उसको इंस्पायर करते हैं। और साथ ही साथ जब महालक्ष्मी डोमिनेंट होती हैं तो उनका जो शिफ्ट हो जाता है वो वेल्थ के ऊपर हो जाता है और जो इसकी एक्विजिशन है, ओके, जो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, जहाँ कोई भी धन दौलत, तो इसी के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद बात आती है माँ काली की, ओए महाकाली की। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है, जो पिछले युग के हिसाब से जो भी चीज़ है युग के अंदर अभी वर्तमान के जो काल है उसमें अगर कोई भी किसी तरह की इम्परफेक्शन है ना उसको डिस्ट्रॉय करना। तो महाकाली को वैसे भी हम रिलेट करते हैं कि वो जो राक्षस हैं उनका जो है उनका खात्मा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही 3 जो है ना राइनिंग डिवाइन पावर्स की यहाँ पर बात की गई है जब भी युग चलते हैं। ओके, जब भी इनका टाइम साइकिल चलता है तो ये हर एक युग की जो है हर एक टाइम की जो है रिक्वायरमेंट होती है और हर एक युग का जो है ये डेस्टिनी होती है, जो भी यहाँ पर हमने 3 पावर्स की बात की है। इसके अलावा अगर हम राम जी के टाइम की बात करें तो वहाँ पर जो वॉर हुई थी, ओके, तो वो थी पाप और पुण्य के बीच में। ओके, इसके अलावा अगर कृष्ण जी के टाइम की बात करें तो वहाँ पर धर्म अधर्म के बीच में वॉर हुई थी। ओके, तो कहने का मतलब राइट कंडक्ट हुआ था उस समय राइट टाइम पर, और जो मिसकंडक्ट वहाँ पर हो रहे थे, जो गलत काम हो रहे थे, उनका मुकाबला किया गया था। अभी कलयुग की बात करें तो अभी जो लड़ाई चल रही है वो है झूठ और सच के बीच में। तो बहुत सही बात है। आप देखोगे जितने भी आप टीवी चैनल्स देखोगे, खास तौर पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर झूठ ज़्यादा दिखाया जाता है और सच बहुत कम होता है। और जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसी को सच मान लेती है जो उनके द्वारा झूठ फैलाया जाता है। ओके, तभी जो है एक जो है मिस डायरेक्शन भी जो है पॉपुलेशन को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सच और झूठ के बीच में जब भी लड़ाई होती है तो जीत तो सच्चाई की होती है, बेशक थोड़ी लेट हो। ओके, झूठ जो है थोड़ा थोड़ा बाहर दिखता है कि बहुत ही प्रबल है। ओके, तो लेकिन असल में वो है वो चीज़ होती नहीं है, उसके अंदर जो पावर होती है वो नहीं होती है, वो सच्चाई के अंदर ही होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं इसको। सो आगे बीत का बात की जा रही है कि हर एक युग की जो सच्चाई होती है वो सेम ही रहती है। तो जहाँ पर बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की, इसके अलावा जो इनपरफेक्शन है उसको रिमूव किया जाए, तो हर एक युग में ये चीज़ सेम रहती है। ओके, जितने भी हथियार है लाइक इंटेलेक्चुअल जो माइंड है, इसके अलावा जो आपकी समझदारी है, ओके, और इन सब चीज़ों को हमने यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में। विद द बॉडी माइंड एंड सोल ट्रूथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हैव टू बी सेफ गार्डेड। तो इन चीज़ों को हमें सेव करके चलना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चाई को साथ में लेकर चलना है, अपनी माइंड और सोल को, बॉडी को डेवलप करके चलना है। तो वो अच्छे से तभी डेवलप होगी जब उसके अंदर सच्चाई की जो है एक फीलिंग जो है हम रखेंगे। ओके, तभी जो है अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी, हम किसी की करेंगे दूसरा भी हमारी करेगा।
तो यहाँ पर जितनी भी स्टेजेस होती है ह्यूमन लाइफ की, बचपन से लेके फिर जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, तो हर एक युग में जो है ऐसे ही ये सर्कल चला है, हर एक युग में ऐसे स्टेजेस चली हैं ह्यूमन लाइफ की। जो ओल्ड स्टेज होती है ना, ये होती है एक तरह की रिफ्लेक्शन। जब पूरी ज़िंदगी का जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में काम किए होते हैं ना, तो वो चीज़ आपके सामने आती है। ओके, तो वो दिखनी शुरू हो जाती है, पूरी एक रील चलनी शुरू हो जाती है। तो जो भी आपने एक भार उठाया होता है फाल सूट का, वो भी आपके सामने आ जाता है। तो वो भी कलयुग का जो अभी टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर ये फॉल सूट का जो फेस है ये पीक पे चल रहा है अभी। ओके, तो जो इसको समझ जाते हैं, ओके, सिंसियरली इसको टैकल करके आगे बढ़ते हैं, उस उन्हीं से जो है हम आस कर सकते हैं कि नई जनरेशन के लिए वो बेटर फ्यूचर जो है वो दे सकते हैं। और जो झूठ के ऊपर पर्दा डालते हैं, जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है, तो हम उनको उन्हीं कैटेगरी में रखेंगे, ओके, जो कि झूठ बोलते हैं और झूठ की जो है सेफ गार्ड करते हैं। तो ये था आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ज़िंदगी के जो फाउंडेशन स्टोन है ना, तो उनको ये आर्टिकल मजबूत करता है। ओके, सच्चाई के ऊपर चलने की बात करता है, क्योंकि हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाने का यहाँ पर हमारा जो कल्चर है उसका रीज़न ये है कि हम सच्चाई के ऊपर चले, और जो आपकी माइंड जो अंदर से जो आवाज़ आती है ना उसको सुने, ना कि जो कोई भी झूठ बोल के आपके सामने चला जा रहा है उसको जो है हम जो है हाईलाइट करें कि ये जो बात कर रहा है बिल्कुल सही है। ओके, तो हमेशा अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक मन की और एक आत्मा की। मन की आवाज़ झूठी हो सकती है, आत्मा की आवाज़ कभी झूठी नहीं होती। तो यहाँ पर यही था आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आर्टिकल। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर जो टैरिफ लगाती है सरकारें, ओके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैरिफ लगाएगी, बाहर से कोई भी इंपोर्ट करती है तो उसके ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, ओके, टैरिफ बढ़ा देती है, तो उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं इंडिया में, उनके प्राइसेस जो है कम रहेंगे जो बाहर से इंपोर्ट किया है उसके मुकाबले। तो फिर जब भी कोई फेस्टिव सीजन जब भी आएगा अभी, तो उस समय क्या होगा कि लोग जो भी सामान खरीदने जाएंगे तो उनका मेन मोटिव यही रहेगा कि हम सस्ती चीज़ खरीदनी है। तो सस्ती चीज़ तभी जो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आइटम होगी वही सस्ती होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ, अगर एक वॉशिंग मशीन का जो ब्रांड है जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, एक जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर के जो इंपोर्ट होती है उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो घर वाली जो चीज़ बनी होगी वॉशिंग मशीन उसके मुकाबले महंगी होगी, तो लोग महंगी चीज़ खरीदेंगे नहीं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है ये जो आप टैरिफ का शेल्टर लेते हो ना, आसरा लेते हो, ये टेम्परेरी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात की है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बार बार हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है कि बाहर की जो चीज़ें आती, खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इसके अलावा फुल फ्लैज जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके जो पार्ट्स जो हैं, इनके जो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, और हम जो है इस टैरिफ वाली गेम खेल लेते हैं। ओके, लेकिन इसका कोई आने वाले फ्यूचर में हमें फ़ायदा नहीं है। आज कर रहे हैं, कल फिर हमें यही करना पड़ेगा, परसों फिर यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्यों ना हम अपने घर में ही इतने बड़े लेवल पर इनोवेशन डेवलप करें, ओके, टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करें, उनके लिए पॉलिसीज़ लेकर आएँ कि हमें बाहर से इम्पोर्ट करना ही ना पड़े, अपने घर में ही जो हम चीज़ बनाएं वो इतनी टिकाऊ हो और इतनी सस्ती हो कि हर कोई जो है उसको खरीद सके, और उसको बाद में हम बाहर में एक्सपोर्ट भी करें। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन को यहाँ पर बात की गई है लाने की। तो स्टार्टिंग में यही बात बोली गई है कि जो मूव किया जाता है खासतौर पे जो इम्पोर्ट टैरिफ्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं या टीवी मार्केट्स हैं, सही बात है, करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, जो हमारी जो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है या इनकैपेसिटी है, ग्लोबली हम जो शो करते हैं कि हम जो है सस्ती चीज़ बनाकर नहीं बेच सकते। ओके, तो इसको हमें ख़त्म करना है। हाई टैरिफ जो है हम लगा देते हैं, उससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होती है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये इस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। ओके, तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज़ है इंडियन प्रोड्यूसर के लिए, उनको जो है ना हमें बेहतर करना है कि आने वाले समय में अपना कोर डिज़ाइन, अपने ब्रांड कैपेबिलिटी से वो डेवलप कर सके और ग्लोबली जो है ना कंपटीशन दे सकें कि हम भी कंपटीशन है, अकेला चाइना नहीं है, अकेला यूएस नहीं है, हम भी जो है बड़े पैमाने पर जो है कंपटीशन आने वाले समय में दे सकते हैं। तो इस लेवल पर हमें अपनी इकोनॉमी को लेकर जाना है अगर देश को आगे बढ़ाना है, अगर इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाना है। ओके, अगर जीडीपी को हमने बूम पर लेके जाना है, अगर एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करना है, तो ये सब बातें हमें करनी पड़ेंगी। ओके, तो आगे बात बोली गई है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एक प्लान बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर अगले 5 साल के लिए यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ओके, यहाँ पर स्पेशली बात की गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है उसके बारे में।
ओके, तो यहाँ पर एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि आने वाले 5 सालों में जो है ना 10 लाख करोड़ के आसपास के जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, आगे बात की गई है। सो यहाँ पर ये भी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पर जो है काम करना है। एक इकोसिस्टम, लोकल इकोसिस्टम बिल्ड करना है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक किसी तरह का बूस्ट मिले, एक एज मिले, और ताकि जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी हो। और जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोग्राम चलाया गया था 2016-17 में गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो अचीव नहीं हो पाए जिस हिसाब से अचीव होने चाहिए थे। ओके, इसके अलावा आगे बात की गई जो PLI की स्कीम थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो स्कीम थी, तो या इसके थ्रू जो है एप्पल ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था मैन्युफैक्चरर्स के साथ। इसके अलावा जो सैमसंग थे इसने भी साइन अप किया था हमारी जो होम ग्रोन जो प्लेयर्स हैं जैसे माइक्रोमैक्स है, लावा है, ओके, उनके साथ। तो यहाँ पर बात की गई है कि 9 लाख करोड़ की जो वैल्यू है इसके जो है मोबाइल फ़ोन जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे। साथ ही साथ जब ये इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगी तो जो जितने भी इसके लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट चाहिए वो भी बढ़ जाएंगे, कम से कम जो है $50 बिलियन के आसपास। ये अभी 2019-20 की जो हिसाब से यहाँ पर एस्टिमेशन आया है। इसके अलावा माइक्रोचिप्स जो है जिनका हम इंपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, ओके, और जिनकी अगर बात करें तो आने वाले समय में जो ऑयल है ना, तो इसको भी जो है ना हम ओवरटेक कर जाएंगे माइक्रोचिप्स के मामले में। मतलब इतना ज़्यादा इनका इंपोर्ट हो जाएगा, तेल के मुकाबले भी इसका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। सो इंडिया नीड नॉट री इन्वेंट द व्हील, हमें कोई री इन्वेंशन नहीं करनी है। हमें जो क्या करना है, सब कुछ जो है अपने घर पे बनाना है, चाहे वो माइक्रोचिप है, चाहे कोई प्रोडक्शन डिज़ाइन है, कुछ भी है। ओके, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी चाहिए। ओके, हमें जो है ना किसी का हॉस्टेज नहीं बनना है। करंटली अभी हम जैसे हुआवे कंपनी है चाइना की, ओके, तो इसके हॉस्टेज हम बनने जा रहे हैं। अगर ये 5G यहाँ पर लॉन्च करता है, हुआवे आता है, ओके, तो जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ से, जो स्पेयर पार्ट्स आता है मोबाइल फ़ोन्स का, ओके, तो इसी के अंदर जो है हम काम कर रहे हैं, तो हमें किसी के नीचे नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पर हमें अपनी ऑटोनॉमी दिखानी है। हमें जो है आने वाले समय में ऐसा बनना है कि हुआवे जैसे कंपनीज हमारे नीचे काम करे। ओके, हालांकि ये देखने को अभी बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर काम करेंगे, कोशिश करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आगे यहाँ पर यही बात बोलेगी कि चाहे वो PMP की स्कीम है, चाहे वो PLI की स्कीम है, ओके, तो ग्रेटर एम्बिशन जो है ना वो यही है कि जो हमारे घर के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर हम बढ़ावा दें। इसके अलावा इंडिया को एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है ना उसको बिल्ड करना चाहिए, जितने भी हाई एंड सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप डिज़ाइन है वहाँ पर। ओके, इसके अलावा एक अच्छी पॉलिसी इंसेंटिव्स की आनी चाहिए। स्टार्टअप जो जितने इंडिया में चल रहे हैं, जो छोटी छोटी कंपनी शुरू हुई हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे किसी भी सेक्टर में है, जो एकेडमी इंडस्ट्री है, ओके, वहाँ पर भी जो टेक्नोलॉजी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के बारे में उसकी नॉलेज जो है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि कि हर एक बच्चे को पता चले। ओके, तो अच्छे से वो ग्रो करे, इस टेक्नोलॉजी को समझे और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है अपनी होम ग्राउंड पर, अपनी रिसर्च के साथ उसके ऊपर फोकस करें। सो अभी हमें जो है कोशिश करनी है, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, ओके, तो उसको अगर हम अचीव करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम टैरिफ लगाते जाएंगे तो वो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ऐसी पॉलिसी हमें एक साइड पे रखनी है और फोकस करना है पूरे देश की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। सब कुछ जो है हम अपने घर पे बनाएं और कोशिश करें कि सबसे सस्ती चीज़ जो है और टिकाऊ चीज़ जो है वो हम अपने भारतीयों को प्रोवाइड करें। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ आई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके लिए। तो यहाँ पर जो मिज़ोरम है, हमारा एक स्टेट है मिज़ोरम, तो और मिज़ोरम और असम, तो इन दोनों के बीच, स्टेट्स के बीच जो है क्लैश जो है सामने आए हैं कुछ ही दिनों पहले। तो यहाँ पर उसी के ऊपर यहाँ पर बात बोली गई है। यहाँ पर जो ऑथर हैं इसकी जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर फोकस करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि स्टार्टिंग में जो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जोरामथांगा। ओके, तो वहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो सप्लाईज हैं उनको जो खरीदारी वो करते हैं, आने वाले समय में वो चाहते हैं कि जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है डायरेक्टली वो जो भी सेल परचेज है, व्यापार है, वो करें। ओके, तो यहाँ पर एक दूसरी बात बोली गई है कि अभी क्लैशेस शुरू हो गए। तो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पुराना चलता आ रहा है असम और मिज़ोरम बॉर्डर के ऊपर। ओके, तो उसके चलते जो है असम का जो मेन हाईवे है जो मिज़ोरम के साथ टच करता है उसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात बोली गई है, ये बात काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है, ओके, जो बड़े पैमाने पर जो हमारी पॉलिटी है वो जो है ना
जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इस रीजन में, हमारे देश में, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही कि इसको कैसे जो है ना ये कॉम्प्लेक्सिटी जो को दूर किया जाए और सही तरीके से जो है जो भी इनका जो डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकला जाए। यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग जो है ना वो चल रही है कि यूनिटी ओके विद नेशनल होमोजेनिटी, तो इस दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन चल रही है, इसको दूर करना है। तो ये इस सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर चाहिए ओके कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके साथ टाई अप करके जो भी यहाँ पर सोल्यूशन निकले उसको निकाले, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिजोरम के और असम के साथ जो भी टाइस है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जो वहाँ के ट्राइब्स है मीज़ो ओके, तो उनकी बहुत ही पुराने समय से यूनियन गवर्नमेंट के साथ जो है टकराव रहा है ओके। बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की, पैक्ट साइन हुए, लेकिन फिर भी कोई इतना खास जो है असर वहाँ पर नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है ना, तो वो चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। यहाँ पर जो बॉर्डर टसल है असम और मिजोरम के बीच में, जो कि बहुत पुराना है, इसके जो सोल्यूशंस हैं उनको निकालना चाहिए। जो इंटर स्टेट काउंसिल यहाँ पर बनाई गई हैं इनको एक्टिवेट करना चाहिए कि फंक्शन करे रेगुलर बेसिस के ऊपर, और यूनियन और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टाइज है उनको स्ट्रेंथन करें। अगर जब ये जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे ये सही ढंग से काम नहीं करेगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी ओके, सही मैसेज मीजोस तक नहीं पहुंचेंगे, तो फिर जो है अगर कोई भी गैप पड़ जाता है तो वहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है, और बाद में जो है ऐसे क्लैशेज जो है वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक पब्लिक मेमोरी की बात की गई है कि जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की थी मिजोरम के कुछ पार्ट्स के ऊपर 1966 में, जब गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री थे ओके। सो गुलजारी लाल नंदा जी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, ये है इस पोस्ट पर इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी सेवा निभाई है, ये भी याद रखना है। तो इसके बाद जो मिजो अपराइजिंग यहाँ पर हुई थी उनको दबाने के लिए ये बॉम्बिंग हुई थी ओके। तो यहाँ पर जो मिजोरम के लोग हैं उनको इस बात का जो ये बातें याद करते हैं, तो उनको ये दर्द एक अपने अंदर छुपाकर उन्होंने रखा हुआ है। तो उनके लोगों के अंदर पब्लिक मेमोरी ये वाली है ओके कि इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पर बॉम्बिंग की थी। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सेक्शंस है हमारे सोसाइटी में, अलग अलग ट्राइब्स हैं ओके, अलग अलग रिलीजन है। तो कहीं पर भी यूनियन गवर्नमेंट कुछ भी अगर एक्शन लेती है बड़ा ओके, चाहे टैंक चलाती है, चाहे जहाज चलाती है, कुछ भी करती है, तो वहाँ के लोगों के अंदर जो है ना वो दर्द रह जाता है। तो वो मतलब जैसे इंटीग्रेशन होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, उस लेवल पर इंटीग्रेशन नहीं हो पाती। या ये भी एक बेसिक रीज़न है कि हमने अगर किसी बात का सोल्यूशन निकालना है तो ये नहीं है कि डायरेक्टली जो है उसके ऊपर हमला कर दें, उसको ख़त्म कर दें ओके, उनकी आवाज़ दबा दें और जो है ये सोल्यूशन निकला है। तो यहाँ पर ये भी सोल्यूशन नहीं होता है। इससे जो है ना बड़ा बुरा एक मेंटली इम्पैक्ट पड़ जाता है। जो भी इनकी जनरेशन आएंगी वो उनको सिखाते जाएंगे कि फलानी जो गवर्नमेंट थी उसने हमारे साथ ऐसे किया था, तो उनके अंदर गुस्सा भरता जाएगा, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जाएगा ओके। तो ऐसे ही जैसे पंजाब में हुआ था, अमृतसर में जब गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ था, तो उसका भी गुस्सा अब भी हर एक के दिल में रहता है ओके, खासतौर पे जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते जा रहा है ओके। तो यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं होता कभी भी कि किसी भी दूसरे के ऊपर हमला कर दो और उनकी ये कहें कि उनकी आवाज़ दब जाएगी और जो सोल्यूशन है वो निकल आएगा ओके। और आगे बात की गई है कि मीजोस के अलग अलग जो सेक्शंस थे उन्होंने कभी भी ब्रिटिश का जो एनेक्सेशन था अपनी लैंड के ऊपर वो कभी नहीं होने दिया। तो इसके जो फलस्वरूप जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको अपना जो बॉर्डर था वो रेस्ट ऑफ असम के साथ ही फिक्स करना पड़ा ओके, असम के साथ ही उसको फिक्स करके चलना पड़ा। और मिजोरम को आगे बात करें तो मिजोरम को 1972 तक डिस्ट्रिक्ट ही रखा गया, एक ज़िला ही रखा गया। बाद में इसको यूटी बनाया गया और बाद में 1987 में इसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, जब राजीव गांधी जी का एक मिजोरम पीस अकॉर्ड उन्होंने साइन किया था लाल डेंगा के साथ। लाल डेंगा जो थे वो लीडर थे मिजो नेशनल फ्रंट के। तो 1986 में ये मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ था और इससे जो था मिजोरम को यूटी से एक स्टेट का दर्जा मिल गया। तो मिजोरम एक सेंसिटिव स्टेट है, इसके साथ 2 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, एक है म्यांमार का, दूसरा है बांग्लादेश का। तो इसको तो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली जो है हमें फोकस करके चलना है कि किसी भी तरह का यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी हानि यहाँ पर नहीं पहुँचनी चाहिए हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है, जैसे श्रोमणी अकाली दल है ओके पंजाब में। तो जैसे वो फ्री थे बीजेपी के साथ, उन्होंने टाई किया ओके, सरकारें बनाई, और जो उनका ट्रेडिशनल झलक है वो भी दिखती है अकालियों के। आप अगर उनके ट्रेडिशन देखें ओके, उनकी पगड़ी देखें, तो यहाँ पर उन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया ओके, प्रिजर्व किया।
जो भी स्टेट ऑटोनॉमी थी उसके ऊपर उन्होंने पूरा काम किया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है, हालांकि उनके ऊपर सेपरेटिस्ट जो थे उनका भी प्रेशर रहा है अकाली दल के ऊपर। ओके, बहुत सारी रेडिकल इंटरप्रिटेशंस भी हुई थी। ओके, जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बाद में, फिर भी यहाँ पर जो था वो डेमोक्रेसी मेंटेन करने में कामयाब रहे। ओके, अकाली। तो आगे आगे यहाँ पर यही बात बोली गई है कि न्यू दिल्ली को सोचना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी स्टेट है, चाहे वो देश के पश्चिमी कोने पे है, चाहे उत्तरी कोने पे है, चाहे दक्षिण कोने पे है, तो सबको एक साथ और एक ही जो है तराजू के ऊपर यहाँ पर तोलकर यहाँ पर बात की गई है कि हमें चलना है, यूनिटी हमें दिखानी है डाइवर्सिटी में। तो यहाँ पर डीरेल नहीं कर सकते हैं यूनिटी को, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और डाइवर्सिटी भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, खासतौर पे जो हमारी इंडियन डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से। तो आगे एक मैप देखते हैं जो हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके बारे में। सो ये जो इंडिया का ईस्टर्न रीजन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बोलते हैं। ओके, ये सारा का सारा रीजन जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें 7 स्टेट्स आते हैं और इनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, 7 बहनें। ओके, तो ये सातों की सातों बहनें असम से ही निकली हैं। ओके, एक एक करके इनको जो है असम से अलग करके अलग अलग स्टेट बनाया गया। तो उसका रीजन यही था कि अलग अलग ट्राइबल के जो लोग थे उनका जो था विरोध रहा था यूनियन गवर्नमेंट के साथ। ओके, बहुत सारी इन्होंने स्ट्रगल किए, तब जाकर यूनियन गवर्नमेंट ने इनको जो है स्टेट जो है प्रोवाइड किए। जैसे जो नागा ट्राइब थे उनको नागालैंड मिला। ओके, वहाँ पर मणिपुर में भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। ओके, मिजोरम जो मिजोस यहाँ पर बहुतात में है, त्रिपुरा में ही ऐसा है। ओके, मेघालय में भी जो है गारो खासी जयंती आप देखोगे। ओके, अरुणाचल में भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो ये सातों की सातों स्टेट्स है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज़ में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। जो नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम। ओके, ये नागालैंड और जो मणिपुर है ये दोनों म्यांमार के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भी जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, साथ ही साथ चाइना के साथ टच कर रहा है और साथ ही साथ भूटान के साथ टच कर रहा है। अगर हम असम की करें, असम की बात करें तो असम का एक साइड बांग्लादेश से इधर से लग रहा है ईस्टर्न साइड से, एक साइड नॉर्दर्न साइड से लग रहा है। ओके, तो इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें तो तीनों साइड से ये जो है बांग्लादेश से गिरा हुआ है और एक साइड से हमारे देश के बॉर्डर टच कर रहा है। मिजोरम की बात करें तो ये म्यांमार के साथ भी बॉर्डर टच कर रहा है और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भी टच कर रहा है। तो ये रेड कलर में जो है आप देख रहे हो, तो टोमेटो कलर में ये मिजोरम है। तो मेघालय जो है वो भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है जो वोमेन पावर में है, मतलब जो हाई पोस्ट के ऊपर वोमेन काम कर रही हैं, वर्कफोर्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो यहाँ पर 2019 के हिसाब से जो ग्लोबल एवरेज है उसके हिसाब से 39% जो वोमेन है वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर काम कर रही हैं हाई पोस्ट के ऊपर। साथ ही साथ जो 28% है वो मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर है। ओके, 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पर लोएस्ट प्रपोर्शन है वोमेन की मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक तो है नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया और दूसरा है सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया। तो यहाँ पर सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में 13.23% है और नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में 11.75% के आसपास है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन मुल्क है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। फिर आता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, ओशियाना। ओके, तो ये थोड़ा सा डाटा था। इंपॉर्टेंटली यहाँ पर वोमेन जो पावर में है, मतलब जो हाई पोस्ट के ऊपर है, मैनेजर पोस्ट के ऊपर है, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये है फर्स्ट पार्ट की डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी है। अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी है कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए। धन्यवाद।